स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए 28 मार्च 2024 को सीबीएसई का हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। खंड क, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। मगध एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, बिल्कुल सही है। राजगाह मगध की राजधानी थी। आरंभिक राजधानी राजगाह थी, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। मगध अर्ध शुष्क क्षेत्र में था, ये बात गलत है क्योंकि मगध बिहार में है, वर्तमान में वहाँ पर पटना है और वो अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं है। चौथा है, मगध प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, बिल्कुल था। मगध उपजाऊ भूमि थी, इसके साथ साथ वहाँ लोहे की खानें थी, हाथी, जंगल, ये सब उपलब्ध थे, तो प्राकृतिक संसाधनों में वो समृद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको 3 को छोड़ के 1, 2 और 4। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम से क्रमबद्ध कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 राजवंश दिए हैं यहाँ पर, अशोक का शासन, महापद्मनंद का शासन, हर्षवर्धन का शासन और समुद्रगुप्त का शासन। तो आपको पता होगा सबसे पहले नंदवंश का शासन था, नंदवंश को हरा के मौर्य वंश यानी अशोक का शासन आया। उसके बाद अशोक के बाद फिर यहाँ मौर्य वंश के, ये ईस्वी पूर्व के पहले के दोनों राजवंश हैं। फिर समुद्रगुप्त का शासन आया और अंत में 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का शासन आया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। तो ये इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। इसमें स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। इधर हैं दुर्योधन, गांधारी, कुंती और घटोत्कच। हिडिंबा का पुत्र, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों की माता, दुर्योधन की माता। दुर्योधन था धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र। गांधारी दुर्योधन की माता थी, कुंती पांडवों की माता थी और घटोत्कच हिडिंबा का पुत्र था। तो इसका सही विकल्प है ये डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कला शैली को बुद्ध की दी गई मूर्तिकला छवि में दर्शाया गया है। तो ये खड़े बुद्ध की मूर्ति है, एक हाथ को ऊपर उठाया गया है। तो ये गांधार कला शैली की विशेषता, मथुरा कला शैली की विशेषताएं हैं, जिसमें एक हाथ ऊंचा दिखाया जाता है। खड़े बुद्ध की, बैठे बुद्ध की, दोनों तरह की मूर्तियां मथुरा कला शैली में बनाई जाती हैं। मथुरा कला शैली में कंधों को चौड़ा दिखाया जाता है, ऊर्जावान दिखाया जाता है। तो ये मथुरा कला शैली की विशेषताएं हैं। चौथे क्वेश्चन के ऑप्शन में ही है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है। तो इसका उत्तर सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में संघ के नियम हैं और अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध दर्शन का दर्शन शास्त्र है। तो ये इसका उत्तर है। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान का हड़प्पा पुरा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, लोथल जो है ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगा। 6वां क्वेश्चन है, कनिंघम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल था, बिल्कुल सही है। उसने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य आरंभ किया, ये भी सही है। उसने पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। ये जो व्यक्ति थे सैनिक परिशुद्धता का परिवेश करने वाले, ये R.E.M. व्हीलर थे। तो ये कनिंघम के संदर्भ में ये तीसरा जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। उसके बाद है, उसने चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। तो यानी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 7वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इब्न बतूता ने भारतीय कृषि को बहुत उत्पादक पाया, बिल्कुल सही है। मिट्टी उपजाऊ थी जिससे किसानों को साल में 2 फसलों को उगाना संभव था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर इसमें जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से व्यक्ति की पहचान कीजिए। वो एक प्रसिद्ध अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार था। 1815 में उसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसको बनाया गया था, आपको याद होगा, ये कॉलिन मैकेंजी थे और वो एक अभियंता थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, चिदम्बरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, चन्नकेशव मंदिर और हजारा राम मंदिर। तो चन्नकेश्वर मंदिर बेलूर, ये बिल्कुल इसके सामने सही लिखा है। इसके अलावा हजारा राम मंदिर विजयनगर में है, तो ये इसके सामने नहीं है। चिदम्बरम मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और चिदम्बरम मंदिर जो है वो
तमिलनाडु में है। तो ये पहला जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कबीला भारत और अफगानिस्तान के बीच जमीनी व्यापार में लगा था और पंजाब के गांव और शहरों में भी शिरकत करता था? तो इसका सही उत्तर है ये लोहानी। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कबीरदास उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे, मीराबाई राजस्थान से, बसवन्ना कर्नाटक से और शंकरदेव असम से। तो मीराबाई के सामने राजस्थान ये सही दिया है, तो इसका सही उत्तर बी है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ भी स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करना है। इसमें दिए गए हैं 1857 के विद्रोह के नेता और वो किस इलाके में संबंध रखते थे? तो कुंवर सिंह का संबंध था आरा से, शाहमल का संबंध था बड़ौद परगना से, बिरजिश कादिर और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से संबंध रखते थे, गोनू का संबंध सिंहभूम से था। तो इस तरह से आपको इसको सम्मिलित करना है, तो सही उत्तर बनेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है ये, किसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया? याद होगा आपको, इसका सही उत्तर है वी.एस. सुकथनकर। 14वां क्वेश्चन भी मिलान वाला है ये, तो ये इसमें भी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। एक तरफ यात्री हैं और एक तरफ उनकी लिखी गई किताबें हैं। अबुल फजल की किताब का आपको नाम पता होगा। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी थी? अबुल फजल की किताब थी आईने अकबरी। इब्न बतूता ने लिखा था रहला। अल-बरूनी की किताब थी किताब अल हिंद और फ्रांसवा बर्नियर की किताब थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इस तरह से आपको मैच करना है, इसका सही ऑप्शन आएगा ए। आगे 15 क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की वो जमीन जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती थी उसको क्या बोलते थे? तो पोलज वो फसल थी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि को पोलज बोला जाता था, उसमें हर साल फसल होती थी। फिर उसके बाद जो बंजर थी वो सबसे खराब भूमि होती थी, उस पर बहुत ही कम फसलें होती थी। और आगे 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में रैयतों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है पूना। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप देख रहे हो विपिन चंद्र पाल, बाल लाल। तो ये लाल बाल पाल जो है ये गर्म दल से संबंध रखने वाले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। 18वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ नहीं लिखा होता है तो बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, बहुत बड़ी भागीदारी थी, जन आंदोलन था, हजारों भारतीयों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 17 मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। रजवाड़ों में प्रजामंडलों की एक श्रृंखला जो है वो इसमें स्थापित की गई थी। तो रजवाड़ों में जो प्रजामंडलों की स्थापना थी वो पहले ही हो चुकी थी, तो ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। 20वां क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में केंद्र में मजबूत सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की गई थी? सही विकल्प का चयन करना है। देशी कल्याण के लिए योजना बनाने के लिए, राज्य स्तर पर मजबूत प्रशासन स्थापित करने के लिए, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए। तो बाकी आप देख रहे होंगे तीनों जो बातें हैं वो केंद्र के से संबंधित हैं। ये दूसरा ऑप्शन है राज्य स्तर पर मजबूत प्रशासन, तो ये राज्य से संबंधित बात हो गई, तो ये यहाँ मैच नहीं करती है। ये बाकी तीनों बातें हैं जो केंद्र की मजबूती का समर्थन करती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 21 क्वेश्चन खंड ए में थे, अब खंड ख शुरू होता है। लघु त्रय प्रकार के 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, तो इनको आप देख लीजिए। पहला है, विभिन्न स्थलों पर हड़प्पावासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सिंचाई की विधियों की व्याख्या कीजिए। तो चैप्टर में हमारा कृषि प्रौद्योगिकी जो टॉपिक है उसमें ये इसका उत्तर है। यहाँ से आपको अपना उत्तर लिखना है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोर्तुगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, और इसके अलावा कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता था। धोलावीरा में जलाशय मिले हैं, कृषि के लिए जल संचयन हेतु शायद इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो यहाँ से अपना उत्तर आपको डेवलप करना है। तो कुछ
इसी के अथवा में क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतरों को समझने में समाधान किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखना आपको। समाधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने का एक तरीका है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृत भांड और आभूषण मिले हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु के बाद किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं। तो यहाँ से अपना उत्तर आपको डेवलप करना है। अगला 23वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर ये दिया है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। तो ये आपको इधर देखिए, मौर्य साम्राज्य, मैगनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं, और संस्कृत जो वाङ्मय है, ये जो है मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत हैं। 24वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन किस प्रकार किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस टॉपिक में इब्न बतूता और भारतीय शहर यहाँ उत्तर है। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीपों के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक भरपूर अवसरों से भरपूर पाया। घनी आबादी और समृद्धि वाले शहर थे, और अधिक भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे। दिल्ली को एक बड़ा शहर बताता है, विशाल आबादी वाला बताता है, और भारत में सबसे बड़ा बताता है। वो दौलताबाद का भी जिक्र करता है। तो ये सब बातें आपको यहाँ लिखनी थी। 25वां क्वेश्चन है, मुगलों ने अपनी भू राजस्व प्रणाली को किस प्रकार व्यवस्थित किया, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ये उत्तर है, भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था। दीवान पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था। भू राजस्व के 2 चरण जमा और हासिल थे। जमा निर्धारित रकम थी, और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई थी। राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति भू राजस्व वसूल करने के लिए की गई थी। हर वर्ष उनकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार होती थी, कहाँ कौन सी फसलें हो रही है, इसका पूरा विवरण तैयार किया जाता था। 26वां इसका क्या पार्ट है, समाज सुधारक के रूप में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको लिखना है कि जैसे गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाले, जिसमें समाज के निम्न वर्ग के सुधार के लिए उन्होंने लिखा। खुद उन्होंने वो काम किए जो अछूत समझी जाने वाली जातियों के द्वारा किए जाते थे। अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन किए। तो हमारी बुक में जैसे यहाँ ये टॉपिक है, महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था, यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की हैं। तो यहाँ से आपको अपना उत्तर लिखना है। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, भारत में 1905 से 1907 के राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में एक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ था। तो 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के कुछ नेताओं को जन्म दिया, उनमें लाल बाल पाल थे। और इसके अलावा इसमें लिखना है कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो गई, पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर उठी। ये सब बातें लिख करके आपको अपना उत्तर यहाँ से डेवलप करना है। 27वां क्वेश्चन है, JB पंत द्वारा परिभाषित एक निष्ठावादी नागरिक के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्रोत 5 यहाँ से लिया गया। खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए क्या क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्म अनुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। दूसरी बात कहते हैं कि व्यक्ति को अपने लिए कम और औरों के लिए ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। यहाँ खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने देश के हित के लिए अपने स्वयं का या अपने समाज का हित जो है वो त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की मुख्य विशेषताएं और इसके संरक्षण में भोपाल के शासकों की भूमिका बतानी है। तो सांची का स्तूप, इसमें सांची और भरूच के स्तूप प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों तरफ दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके, ये इस तरह से यहाँ से लिखना है। इसके अलावा ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये इसका जो प्लान है, ये यहाँ से लिखना था। इसका जो पार्ट बी है वो ये रहा।
उन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया, संग्रहालय और अतिथिशाला के लिए अनुदान दिया। सर जॉन मार्शल ने सांची पर पुस्तकें लिखी, सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। तो ये बेगमों के योगदान की वजह से ही जो है ये सुरक्षित रह पाए हैं। तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। 28वें क्वेश्चन का पार्ट बी है, बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं की परख कीजिए और बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म तेजी से क्यों बढ़ा, व्याख्या दीजिए। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, विश्व अनित्य है, क्षणभंगुर है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, विश्व आत्मा विहीन है, कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे, उन्होंने 10 शीलों के पालन पर बल दिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के शीघ्रतम विकास के क्या कारण थे? क्योंकि एक तो उनकी धर्म की भाषा सरल थी, बुद्ध ने अपने उपदेश आम बोलचाल की भाषा में दिए, साधारण व शुद्ध धर्म रीति रिवाजों से परे था, अनुकूल वातावरण था क्योंकि हिंदू धर्म में अवगुण आ गए थे, हिंदू धर्म में बुराइयां, कर्मकांड और बलि प्रथा जैसी प्रथाएं आ गई थी, पुरोहितों का वर्चस्व था, हिंदू धर्म में धन का अपव्यय होता था, जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बातें बौद्ध धर्म में नहीं थी, सामाजिक समान। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का महान व्यक्तित्व था, भिक्षु का अच्छा व्यवहार और चरित्र, और इसकी एक बड़ी बात यह थी कि राजाओं द्वारा संरक्षण भी इनको मिला। अशोक और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने राज्य धर्म बौद्ध धर्म को बनाया, तो इस वजह से ये बहुत तेजी से फैला। 29वां क्वेश्चन है, अलवारों और नैनारों के विचारों की व्याख्या कीजिए, राज्यों के साथ इन्होंने अपने संबंध किस प्रकार स्थापित किए, स्पष्ट कीजिए। अलवार थे वो वैष्णव थे, विष्णु के उपासक थे, नैनार शिव के उपासक थे, ये भक्ति संत थे, धर्म की सरलता में विश्वास रखते थे और धर्म को आम आदमी की पहुंच उन्होंने धर्म तक बनाई थी। नैनारों और अलवारों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ये खुद जो थे सुधारक अलग अलग जातियों से संबंध रखते थे, निचली जातियों से संबंध रखने वाले लोग थे, कुछ ब्राह्मण भी थे। उनका मानना था कि धार्मिक पुस्तकें उतनी महान नहीं थी जितना कि वेद, और अलवारों के तमिल भजन सच्चाई और पवित्रता के गहरे विचारों से भरे थे। इस तरह की बातें उन्होंने की, धर्म के सरलीकरण पर उन्होंने जोर दिया था। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से बने थे। इसी काल में कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और आलवार संत वो कृषकों के द्वारा बड़े सम्मानित होते थे, इसलिए शासक भी उनका समर्थन पाने का प्रयास करते थे। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित करवाया था। और इसी तरह से जैसे चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अपार समंदर और सुंदरार की प्रतिमाएं स्थापित की। तो यहाँ से आपको अपना उत्तर लिखना है। इसी का ख पार्ट है, सूफीवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए और सूफियों के राज्य के साथ संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो सूफी मत के बारे में, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेषत्व के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, उनको सूफी कहा जाने लगा था। तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है, सांस्कृतिक मेलजोल, जनता का आकर्षण, अनुष्ठानों का स्वीकार करना, प्रेम और भाईचारे का संदेश, धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ बलवा। तो ये यहाँ से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। सूफी संतों के राज्य के साथ भारतीय इतिहास में अहम संबंध रहे हैं। राज्य के अधिकारियों और सामाजिक व्यक्तियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। उनके अनुयायी और प्रशंसक भी राज्य के प्रमुखों के पास आते थे। सूफी संतों के राज्य के संबंधों में इनका योगदान अलग अलग कई तरीके से था। कुछ संतों ने राज्य के अधिकारियों को धार्मिक और नैतिक सलाह दी, सामाजिक सुधारों की दिशा में मार्गदर्शन दिया। तो यहाँ से आपको अपना उत्तर डेवलप करना है। राजा जो थे वो सूफी संतों का समर्थन लेना चाहते थे क्योंकि सूफी संतों की जनता में एक अच्छी पकड़ होती थी। तो इस तरीके से आपको अपना उत्तर लिखना है। 30वां क्वेश्चन है, बंगाल में इस्तिमारी बंदोबस्त के कार्यान्वयन और उसके परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों की परख कीजिए। तो ये आपको पहला ही क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमारी बंदोबस्त एक ही था। 1793 में लॉर्ड जनरल कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि जमींदारों को स्थायी रूप से दे दी गई थी। तो ये इसलिए किया गया था ताकि अंग्रेजों को एक निश्चित आमदनी प्राप्त होती रहे। तो यहाँ से आपको लिखना है कि सरकार चाहती थी कि राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा, और यदि सरकार राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति होगी, और जो उद्यमकर्ता होंगे, जो जमींदार होंगे, वो पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद करेंगे।
और राज्य अपने दावे में वृद्धि करने की लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा, क्योंकि एक बार फिक्स हो जाएगा तो बाद में जो है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। साथ में उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश शासन से जो ज़मींदार होंगे वो उनका पालन पोषण करेंगे, ब्रिटिश शासन उनका पालन पोषण करेगी, तो एक कंपनी के प्रति एक वफ़ादार वर्ग जो है अंग्रेज़ों को प्राप्त होगा। लेकिन जो ज़मींदार है वो समय पर राजस्व अदा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि राजस्व माँग को अदा करने में राजस्व की जो बकाया रकमें बढ़ जाती थी। कारण क्या था कि शुरुआती जो रकम थी इस व्यवस्था में तय की गई थी टैक्स की, वो बहुत ऊँची थी। इसके अलावा दूसरा कारण ये था कि जब कृषि उपज की कीमतें नीची थी तो ज़मींदारों को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल हो गया था। ये 1790 के दशक में लागू किया गया था। उस समय फसल की कीमतें ऊँची थी, लेकिन बाद में किसानों को बड़ी इस वजह से दिक्कतें आई। तो इसके जो किसानों पर प्रभाव पड़े, किसान आर्थिक रूप से दुर्बल हो गए, भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, ऋणों का बोझ जो है वो बढ़ गया स्थायी बंदोबस्त की वजह से किसानों पर। ज़मींदारों पर जो प्रभाव पड़ा उनमें उनको आर्थिक सशक्तिकरण आया, उन्होंने किसानों का शोषण किया परमानेंट सेटलमेंट में, उनके पास आमदनी थी अच्छी, सत्ता उनकी बढ़ गई थी, कृषि उत्पादन भी कुछ जगह पर बढ़ा। तो इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन परिणाम हालाँकि किसानों के लिए नहीं रहे, किसानों का इसमें बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। 18वीं सदी के अंत में उत्तर बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जोतदार प्रभावशाली बन गए थे, इस कथन की परख कीजिए। तो इस टॉपिक में से जोतदारों का उदय 18वीं सदी के अंत में जहाँ एक और जमींदार संकट से गुजर रहे थे, वहीं गांव में एक धनी किसानों का समूह था, वो जोतदार थे, वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जोतदारों के पास ज़मीन के बड़े-बड़े रकबे थे। कई बार उनकी भूमि कई-कई हज़ारों एकड़ में फैली होती थी। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण होता था और वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी अपनी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी ज़मीन का एक बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद को अपना हल लेके आते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल का एक हिस्सा वो ले जाते थे। तो गाँव में जोतदारों की शक्ति ज़मींदारों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होती जा रही थी, क्योंकि ज़मींदार तो जो थे वो शहरों में रहते थे, उनका किसानों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता था। बल्कि दूसरी तरफ जो जोतदार थे वो गाँव में रहते थे, गाँव के जो किसानों के अच्छे बुरे वक़्त में उनका साथ देते थे और उनके साथ उनका एक आत्मीय लगाव होता था। इसलिए कई बार जब ज़मींदार अपना कर नहीं चुका पाते थे तो जोतदार समर्थन देते थे किसानों उनका। वो जानबूझकर खुश होते थे इस बात से कि ज़मींदार की जो ज़मींदारी है वो अगर नीलाम हो तो जोतदार उस नीलामी में उस ज़मींदारी को खरीद लेते थे। किसान भी जोतदार का साथ देते थे। तो इस तरह से बंगाल में जो जोतदार है वो एक बड़े वर्ग के रूप में उभर कर के आया और उनके पास ये जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे और गाँव के मुखिया भी थे। कुछ जगहों पर उनको हवलदार भी कहा जाता था, कुछ स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल भी कहलाते थे। तो इस तरह से एक नए वर्ग जो था गाँव में जोतदार, वो उसका उदय हुआ और वो एक बड़ा ताकतवर वर्ग था। ज़मींदारों की मतलब उसके कॉम्पिटिशन का एक वर्ग जो था, वो उदय हो रहा था। तो आगे बच्चों इसके अलावा ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत अभिलेख से उद्धृत हैं, आप इसको पढ़िए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और इनको आपने खुद करना है। इनके उत्तर बहुत ही आसान है, इसके अंदर खुद जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको इनके उत्तर हल करने हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, भोजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था? कृष्णदेवराय ने जलाशय का निर्माण क्यों किया? जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करवाया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इनके करने हैं। नवाब साहब जा चुके हैं, ये अवध में जब निकाल दिया जाता है अवध के नवाब को, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके भी बड़े सिंपल ये क्वेश्चन हैं, तो इनके आपको करने हैं खुद अपने। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। धोलावीरा ये गुजरात में है। मेरठ का स्तंभ दिखाना आपको, विजयनगर या बीजापुर जो राज्य है वो आपको दिखाना है। तो इसका नीचे ये मैप है। तो ये गुजरात में ये यहाँ पर ये धोलावीरा है और ये झांसी है उत्तर प्रदेश में। मेरठ ये बिल्कुल दिल्ली के पास, जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और दिल्ली जहाँ पर सबसे पहले क्रांतिकारी पहुँचे थे। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन था। नीचे ये कर्नाटक में दोनों जगह हैं, बीजापुर और विजयनगर। तो ये मैप वाला क्वेश्चन था। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। इस पेपर को आप अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।
इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएँ। थैंक यू।